हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोस्टली स्टडी में। तो ये हमारी एक सीरीज चल रही है जो है इम्पोर्टेंट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। इसे आप प्लेलिस्ट में जाके अवेल कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट, इसके अंदर 30 केसेज हैं और ये हमारा 6th केस है। इससे पहले 5 केसेज हमारे आ चुके हैं और 6th केस है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये अब तक का सबसे लैंडमार्क केस है इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच के द्वारा फैसला लिया गया था, जो कि 13 बेंच। इससे बड़ी बेंच अभी तक नहीं बैठी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और हालांकि इसके अंदर क्वेश्चंस सेम थे जो आईसी गोलकनाथ केस के अंदर थे 1967, लेकिन इसमें गोलकनाथ केस को ओवरराइड किया गया था। ओके, और अभी तक भी ये अफेक्ट में है इस वाले केस की जजमेंट। तो ये हम 6 केस के बारे में अभी शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल मोस्टली स्टडी को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आती रहे और आप ऐसे ही पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो लगभग सिमिलर है गोलकनाथ केस 1967 का। जो गोलकनाथ केस था उसके सिमिलर ही है इसका बैकग्राउंड। तो देखते हैं। जो केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 था, उसका केरला गवर्नमेंट ने 1969 में अमेंडमेंट किया और उस अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने एक लैंड सीलिंग लिमिट लगा दी कि इससे बड़ी लैंड नहीं आ सकती। तो इटनीर मठ जो था वहाँ पे केरला में, उनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, तो उन्होंने केरला सरकार ने उनकी ज़मीन को ले लिया एडनोरमेंट की, और उन्होंने कहा कि हम गरीबों को बांट रहे हैं, यानी सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन जो कि पार्ट 4 में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उनको हम फॉलो कर रहे हैं पार्ट 3 को वायोलेट करके, फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करके। और फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, 29वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये जो लॉ था केरला लैंड रिफॉर्म, इसको फेस 9 शेड्यूल में डाल दिया। और आप जानिए कि ये उसके बावजूद किया जब गोलकनाथ केस की जजमेंट आ चुकी थी और उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट नहीं किया जा सकता। और ये राइट टू प्रॉपर्टी उस वक्त भी फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 19(1)(f। ओके, 19(1)(f) के अंदर था राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी। तो केशवानंदा भारती ये थे इस इडनीर मठ के हेड, तो इनका ये राइट वायोलेट हुआ, तो वो आर्टिकल 32 के अंदर रेमेडी के लिए गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेमेडी में के गए, और इनका सबसे बड़ा पॉइंट तो यह था कि जब गोलकनाथ जजमेंट ने पहले ही कह दिया था पार्लियामेंट को कि वो फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल भी अमेंड नहीं कर सकते, हालांकि इस जजमेंट में उसको थोड़ा हल्का किया था उस रेस्ट्रिक्शन को। ओके, तो ये था बैकग्राउंड। उसके बाद देखते हैं हम, वो सुप्रीम कोर्ट में गए, उसके बाद देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स क्या आए दोनों तरफ से। तो जो केशवानंदा भारती जी थे, उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजन्स को संविधान ने ये फ्रीडम्स दिए हैं जो हमेशा के लिए लागू रहने चाहिए, उनको पार्लियामेंट कभी भी नहीं ले सकती। और ये इसलिए दे गए थे ताकि इस देश को भविष्य में किसी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, यानी कि ये जो पॉलिटिशियंस होती है, इनके अत्याचारों से बचाया जा सके देश के नागरिकों को। और उन्होंने कहा कि ये 19(1)(f) जो कि एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, उनका ये वायोलेट हुआ है, और तुरंत वो केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट उसको नलिफाई किया जाए, ये उन्होंने कहा था केशवानंदा भारती जी ने। और केरला सरकार ने ये कहा था कि इसमें केरला सरकार ने कुछ हद ही पार कर दी थी। उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अनलिमिटेड पावर है, यानी कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। यहाँ तक ये देखिए, पार्लियामेंट अब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट कर सकती है, इट कैन इवन चेंज। उन्होंने तो कहा था कि यह डेमोक्रेसी को भी वन पार्टी रूल में बदल सकती है, यानी कि जो सरकार है वही हमेशा रहेगी, कोई डेमोक्रेसी नहीं, ऐसा भी कर सकती है पार्लियामेंट। उन्होंने तो ये तक कह दिया था केरला गवर्नमेंट ने। और उन्होंने कहा कि अनलिमिटेड पावर है और एब्सोल्यूट है, उसको सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं कर सकता।
फिर देखते हैं कि दो सबसे बड़े लीगल इश्यूज थे, उसमें सबसे पहला तो यही कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है और वायोलेट कर सकती है। और दूसरा इश्यू सबसे बड़ा ये था कि क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स है। हालांकि अगर अनलिमिटेड पावर्स है तो ये तो ऑटोमेटिकली कर सकती है। तो यानी कि ये दोनों इश्यूज हालांकि इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों इश्यूज का फैसला किया, और जो कि आज तक भी सबसे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट की जाती है, और इसमें हमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मिली। तो देखते हैं हम जजमेंट क्या आई। जजमेंट ये आई, जजमेंट 13 जजमेंट्स थी, तो 13 में से 7-6 मेजोरिटी, यानी कि आप देखिए एक भी जज इधर उधर हो जाता तो सारा फैसला बदल के रख जाता, और ये आज सही में डेमोक्रेसी की जगह वन पार्टी रूल हो जाता है। रियल फैक्ट है, केवल एक ज्यादा होने की वजह से संविधान की रक्षा हुई है। तो देखते हैं हम जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ना ही कोई अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 के अंदर लॉ है, क्योंकि गोलकनाथ जजमेंट में कहा गया था कि पूरा संविधान और संविधान में जो भी अमेंडमेंट होता है वो सभी आर्टिकल 13 के अंदर लॉ है। हम देखते हैं आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 ये है, ये देखिए आर्टिकल 13 में ये लॉज है ना, इसकी डेफिनेशन बताई है सुप्रीम कोर्ट ने कि इसके अंदर संविधान भी नहीं आएगा और संविधान में कोई संशोधन भी नहीं आएंगे। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ये आ गए तो क्या हो जाएगा, देखना कि जो भी पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स के जो भी इनकंसिस्टेंट होंगे वो सभी नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट ही नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। लेकिन ये उन्होंने हटाया कि ये जो लॉज है, ये जो लॉज की डेफिनेशन है, ये जो लॉज है इनकी डेफिनेशन में वो नहीं है, संवैधानिक संशोधन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। और इसमें दिया हुआ भी है 3rd क्लॉज में, देखो includes any ordinance, order, boiler, rule, regulation, notification, custom uses। लेकिन इसमें ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, तो ये बात ध्यान करने योग्य है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई एक लॉ नहीं होगा, और इसलिए फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो सकते हैं सुप्रीम। और उसके अंदर आई मीन पार्लियामेंट के पास इतनी पावर्स है, ये देखना सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 मेजोरिटी से गोलकनाथ की जजमेंट को ओवरराइड किया, और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स को भी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वायोलेट नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया जिसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। उन्होंने कहा कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायोलेट नहीं होना चाहिए, हालांकि फंडामेंटल राइट्स भी वायोलेट हो सकते हैं। और यही जजमेंट थी जिसकी वजह से 1978 में आपको पता होगा राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया। जो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया वो इसी जजमेंट को यूज करके हटाया गया, क्योंकि गोलकनाथ जजमेंट ने तो अब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। लेकिन इस जजमेंट के बाद 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया 44th अमेंडमेंट से, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था। ये कारण था, राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता था। और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर बढ़ता रहेगा। जब भी कोई केस सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पता करेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है या नहीं, हर बार। और बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी बढ़ाया जा सकता है, और ये सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है और कौन सा नहीं है। और 3rd पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ये था कि डीपीएसपी को फॉलो करने के लिए, डीपीएसपी में जो राज्य की ड्यूटी दी गई है, स्टेट्स की ड्यूटी दी गई है, उसको फॉलो करने के लिए कई बार फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल भी वायोलेट नहीं हो सकते, उनको किया जा सकता है, हालांकि रिमूव भी किया जा सकता है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी को किया गया था।
लेकिन कोर्ट ने 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इस 25th अमेंडमेंट ने साफ लिख दिया था कि जो पार्ट 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनको जो अफेक्ट देने के लिए जो भी अमेंडमेंट होगा, जो भी लॉ होगा, वो कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा कि जुडिशियल रिव्यू तो हर किसी पे लागू होगा, यहाँ तक कि ये देखिए, यहाँ तक कि जो 9th शेड्यूल में है, क्योंकि 9th शेड्यूल में ये रूल है, ये कानून है कि 9th शेड्यूल में जो भी है उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लग सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 9th शेड्यूल वालों के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट होता है। और बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन करता है, यानी कि अगर आपको थोड़ी सी शंका है तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में 9th शेड्यूल वाले केसेस के अगेंस्ट भी, जैसे कि केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जिसके लिए केशवानंदा भारती जी आए थे। ओके, ऐसे केसेस में भी आप आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये जजमेंट आई थी और इसमें सबसे बड़ी जो फाउंडिंग हुई थी वो हुई थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में हम आगे भी जानते हैं। ये तो मैंने आर्टिकल 13 बताया था, इसमें लॉज की डेफिनेशन है और इसमें ये कहा गया है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, जो भी लॉ, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। और इस लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है, इसलिए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट या अब्रोगेट कर सकती है। ओके, आप देखते हैं कुछ बेसिक एलिमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक एलिमेंट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले क्या कहा था कि ऑल अमेंडमेंट्स टू द कि संविधान में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होंगे उन पे किसी पे भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में चेक किया जा सकता है कि कोई भी सब्जेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर में लाई तो नहीं कर सकता है और उसको अब्रोगेट तो नहीं किया सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है और कोर्ट कभी भी चेक कर सकता है बाय द कोर्ट, ओके, कि वो बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं, और अगर है तो डायरेक्ट उसको नलिफाइड कर देगा, वॉइड डिक्लेयर कर देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बेसिक फीचर्स बताए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, हालांकि ये फीचर्स बढ़ते ही जा रहे हैं और आगे की बहुत सारी केसेज में 20 फीचर्स ऐसे जुड़ भी चुके हैं बाद में। जो बेसिक फीचर्स है बाद की बहुत सारी न्यूमरस केसेस में अलग अलग जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा है। और यहाँ तक कि ये भी फीचर है, बेसिक फीचर है कि हार्मनी बिटवीन द डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के अंदर हार्मनी एस्टैब्लिश करना भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इस हार्मनी को रिमूव नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं हम कुछ 9 ऐसे बेसिक फीचर्स। सबसे पहला बेसिक फीचर है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम नहीं माना, पार्लियामेंट ने अपनी अनलिमिटेड पावर और एब्सोल्यूट पावर दे दी, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है और सुप्रीम कोर्ट उसे अब्रोगेट कर सकती है, उसे नलिफाइड कर सकती है। और ये सेकंड फीचर है बेसिक स्ट्रक्चर का, वो है सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया। इसके भारत की संप्रभुता को भी वायलेट नहीं किया जा सकता। इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, जो कि हमारे प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है। और तीसरा है रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो केरला सरकार ने जो कहा था कि डेमोक्रेसी को वन पार्टी रूल में कर सकती है, ऐसा भी नहीं कर सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी जोड़ा है कि रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। कोई वन पार्टी रूल नहीं ला सकता, कोई ऑटोक्रेसी नहीं ला सकता, कोई कम्युनिस्ट रूल नहीं ला सकता। ये भी बेसिक फीचर है। और फोर्थ बेसिक फीचर है सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा भारत एक। यहाँ पे नॉन सेक्युलर नहीं कर सकता, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। ये सभी सेक्युलर कैरेक्टर में आते हैं और ये बेसिक स्ट्रक्चर है। फिफ्थ है फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब जुडिशरी को अपने बस में कल को पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती है, जैसे कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको पता होगा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी का फॉर्मेशन किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तभी की तभी उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था और
आज इसी वजह से आज कॉलेजियम से ही सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट्स होती है और पार्लियामेंट का या फिर पॉलिटिकल लीडर्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। ओके, तो ये फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का यूज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्रक करने के लिए। ओके, तो ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम एक और बेसिक स्ट्रक्चर है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के अंदर पावर्स को सेपरेशन, यानी कि जुडिशरी अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना यानी कि लॉज को इम्प्लीमेंट करेगी और लेजिस्लेचर लॉज बनाएगी और जुडिशरी करती है लॉज को चेक करती है कि वो सही है, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल है या नहीं है। और अगला फीचर है फेडरल कैरेक्टर, यानी कि फेडरल होगा, स्टेट्स के पास भी पावर होगी। ये नहीं हो सकता कि इंडिया केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सुप्रीम बन जाए और स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं हो। तो फेडरल होगा भारत का संविधान। और अगला है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि यूनिटी और इंटीग्रिटी। और 9th पॉइंट है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर है और पार्ट 3 के अंदर और भी कुछ बेसिक राइट्स हैं, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर होंगे। और वेलफेयर स्टेट को बिल्ड करना, यानी डीपीएसपी के अंदर वेलफेयर स्टेट को बिल्ड करना है, वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स थे और बाद में ये जुड़ते ही जा रहे हैं और बहुत सारे जुड़े हैं। ओके, अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ, इस जजमेंट के बाद क्या हुआ। तो इस जजमेंट के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज हुई थी, क्योंकि इस वक्त आपको पता है इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी जजमेंट का इंदिरा गांधी ने केशवानंदा भारती जजमेंट को बहुत ही नलीफाई करने की कोशिश की। तो देखते हैं उन्होंने क्या किया। जस्टिस एन राय, जो कि उन 6 में था, 7-6 मेजोरिटी थी, उनमें से जो 6 में एक जस्टिस जिन्होंने इसके खिलाफ दिया था, उनको उन्होंने सीजीआई बना दिया। हालांकि 3 ऐसे सीनियर जजेस थे उसी बेंच में, 13 वाले जो बेंच में, जो उसके सीनियर थे और जो उनको चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन इंदिरा गांधी ने एन राय को चीफ जस्टिस बना दिया। और 1975 में फिर एन राय ने जो ये केशवानंदा भारती जजमेंट थी उसको फिर से रिव्यू करने की कोशिश की, ताकि इसको फिर से चेंज किया जा सके और वापस से लाया जा सके कि पार्लियामेंट को लिमिटेड पावर्स हैं। लेकिन वो बेंच यूनिलैटरली डिसॉल्व हो गई 2 दिन की जजमेंट के बाद, 2 दिन के आर्ग्यूमेंट के बाद। क्योंकि कोई रिव्यू पिटीशन नहीं आई थी। उन्होंने जस्टिस एन रॉय ने अपने आप से ही उसको रिव्यू करने की कोशिश की थी, इसलिए वो इम्प्रॉपर प्रोसेस हो गई थी, इसलिए वो रिजॉल्व हो गई वो प्रोसेस। और इस जजमेंट को अंडू करने के लिए, इस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए इंदिरा गांधी ने जो 42nd अमेंडमेंट लाया था उसको भी अमेंडमेंट किया 42nd अमेंडमेंट के अंदर संविधान में। और उन्होंने क्या कह दिया था कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। उन्होंने कह दिया था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोर्ट में नहीं जा सकता किसी भी ग्राउंड पे। उन्होंने एब्सोल्यूट पावर दे दी थी संविधान को चेंज करके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिर मिनेर्वा मिल्स 1980 केस में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। पूरे 42वें संशोधन को नहीं, 42वें संशोधन के जिस क्लॉज ने ये वाली क्लॉज डाली थी ना आर्टिकल 368 में, ये डाली थी आर्टिकल 368 में, इस क्लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। बाकी 42nd अमेंडमेंट अभी भी फोर्स में है, जिसे कि हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे अमेंडमेंट्स भी किए गए थे। और यही जजमेंट थी जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलाउ किया कि ताकि वह राइट टू प्रॉपर्टी को हटा सके, जो कि आर्टिकल 19(1)(f) में है। क्योंकि उस वक्त लैंड रिफॉर्म्स लाने बहुत जरूरी थे और लैंड रिफॉर्म्स नहीं आ सकते थे जब तक राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था। इसलिए 44th अमेंडमेंट लाया गया 1978 में, जिसके अनुसार राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया और फिर बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए और तब लैंड रिफॉर्म्स हुए। तो ये थी सारी केशवानंदा भारती केस, जो कि 13 जज बेंच के द्वारा लड़ी गई थी, के द्वारा फैसला दिया गया था और अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी और अब तक का सबसे बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को मोस्टली स्टडी को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट आपको आती रहे।
थैंक यू सो मच दोस्तों।